वेलकम टू अमेजोन अकेडमी गाइस। आई एम विपुल मेहता और आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस, है ना। तो हाय एवरीवन, हाय ए के पी पी एस एच डी के पी जी पी डी, हाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सवाल यह है कि लास्ट क्लास में हमने आयोनिक के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स डिस्पेल किए थे, क्वेश्चंस किए थे। उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काफ़ी इजी था। हाय वेंकट, हाय। सिमिलरली सॉल्यूशंस जो है उसमें सवाल अगर आएगा तो वो बोनस है, वो आप लोगों से होना ही होना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशंस का आपको एक ब्रीफ रिवीजन दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेंस के लिए, राइट। और हाय दीपांशु। और उसके बाद हम वही करेंगे, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस, ओके। और आप मेरे साथ करोगे, आप उनका आंसर निकालोगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो काफ़ी टेंशन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, ये परीक्षा हर साल होती है और मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से ये बात देखा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी तैयारी जो है वो तो है ही, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है वो भी उतना ही मैटर करता है। हाय हाय सूरज, ठीक है। तो टेस्ट इजी इसलिए होते, ऐसे टेस्ट इजी या डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बात ये होती है कि कितने लोग दे रहे हैं, है ना। अगर सबके लिए आसान है तो आसान नहीं है ना, ऐसे सोचो। हाय हाय। सो लेट्स सी व्हाट इज टू बी डन। वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्यूशंस एंड आई एम विपुल मेहता, काफ़ी लोग आप जानते होंगे। एंड हाय धीरज। अगर आपके पास कभी फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है वाइली पब्लिकेशन की, तो उसका ऑथर मैं ही हूँ। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस, टाइम पे आइए, क्लास को पूरा करिए। अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो जाना मत, जैसे हर बार मैंने तुम्हें आखिरी 2 क्लासेस में भी बताया है। जब तक आखिरी तक नहीं रुकोगे, इस क्लास का समापन नहीं करोगे, तब तक फायदा नहीं है क्लास अटेंड करने का। ओके, हाय अंकित, हाय धीरज। अटेंड ऑल दी क्लासेस, अगर कोई मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिवाइज करके आइए। बी पोलाइट विथ योर टीचर्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ एवरी वन। Don't spam, don't use any kind of obscene language, don't use any kind of uncivilized language. You have a section which is written as My Doubts. Hi Vyom, hi Chetan. In case you have any academic doubts, you can ask there on My Doubts without disturbing the class. In case you are watching this lecture on laptop, you can use Chrome or Firefox. In case you are watching it on mobile, you can see it on the Android mobile, but you should be having Android version 6 or above. आपका इंटरनेट 5 Mbps से ऊपर होना चाहिए फॉर अ स्मूथ स्टार्ट। ओके, चलिए जल्दी से शुरू करें, जल्दी से शुरू करें। हाँ, ये क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए है। हाय पूर्वांश, हाय नियति। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, आज क्या क्या करने वाले हैं। हाय सोलोमन। We are going to do Raoult's law, binary solutions, deviation from ideal behavior, theory of fractional distillation, minimum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope, relative lowering of vapor pressure, Ostwald-Walker method, molar elevation in boiling point, molar depression in freezing point, osmotic pressure, Van 't Hoff factor and Henry's law. Hi सृष्टि। सबसे पहले what is Raoult's law? आप सब लोगों को ये सॉल्यूशन दिख रहा है, ये सॉल्यूशन दिख रहा है सबको। अगर एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए बेंजीन, तो प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसके वेपर्स आएंगे। जब वो वेपर्स आएंगे तो क्या होगा, वेपर्स इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पर, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को मैं P0 कह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? सबको समझ में आता है वेपर प्रेशर क्या होता है? अब मैं कहता हूं कि सपोज मैंने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ये पिंक कलर का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर ये सारे पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते थे, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि सपोज यहाँ पे 10,000 पार्टिकल्स थे, अब इन 10,000 पे मान लीजिए 100 पार्टिकल्स मैंने डाल दिए। अब ये 100 पार्टिकल्स जो हैं ये नहीं उड़ सकते ऊपर, बिकॉज दे आर नॉन वॉलेटाइल। सो इफ दे आर नॉन वॉलेटाइल, मैं क्या कह सकता हूं कि अब जो पार्टिकल्स हवा में जाएंगे वो कम होंगे। अगर हवा में पार्टिकल्स जाएंगे वो कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, द पार्टिकल्स विच आर इवेपोरेटिंग। सो ड्यू टू दिस
Now you have a solution because you have solute and you have a solvent. So can I say that now the vapor pressure of this solution is, let's say, P? Yes or no? Now according to Raoult's law, okay, the vapor pressure of any component of liquid, for example, if I am talking about solvent, so if I am talking about vapor pressure of the liquid due to the solvent, it is equal to mole fraction of that component, that is mole fraction of solvent, into vapor pressure of this in the purest form. तो solvent जब pure होता तो क्या होता? P naught. तो इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए. P is equal to P naught into X solvent. So for example, if I have to find the vapor pressure of this solution, I will say vapor pressure किसकी वजह से? इस liquid की वजह से. इसके mole fraction कितना है? X solvent, क्योंकि solute तोड़ नहीं रहा है. Hi, I am good MF. Hi, good evening all of you. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैं ज़्यादा समय इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 10-15 दिन ही बचे हैं. हाय हेलो तो बाद में भी कर लेंगे, जेई तो आने वाला है ना. मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग गैस. ठीक है, चलिए वापस बढ़ें आगे. तो मैं कह रहा हूँ कि राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है. ओके तो अगर मैं कहता हूं कि ये x सॉल्यूट इज इक्वल टू 0 है और ये x सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे x सॉल्वेंट कितना होएगा? x सॉल्वेंट 1 हो जाएगा. और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कह रहा हूं कि x सॉल्यूट 1 है, तो x सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 0. तो अगर मैं x सॉल्वेंट को 0 कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा? प्रेशर की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो ये है राउल्ट्स लॉ. एक बात, राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली. अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो राउल्ट्स लॉ उसके लिए वैलिड नहीं है. क्लियर है ये बात? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है अभी अपन देखते हैं. यहां तक क्लियर है क्या? तो आपको अगर मैं जेई मेंस के लिए पूछूं तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े. बाइनरी सॉल्यूशंस. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सपोज मैं आपसे कहता हूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं अभी. सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A है और B है. ठीक है, ये A लिक्विड है, ये B लिक्विड है. आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू 1. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन वो नहीं होती है. AK अधूरा ज्ञान है तेरे पास, अभी सिखा दूंगा मैं क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, वेट कर ले थोड़ा सा. ठीक है, XA लिक्विड प्लस XB लिक्विड 1 है. कुछ समय के बाद क्या होगा? जो A है वो वेपोराइज होने लगेगा, क्योंकि इवेपोरेट होने लगेगा, तो ये A के गैस पार्टिकल्स बन जाएंगे. सिमिलरली B के भी वेपर बन जाएंगे. तो एक फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर A गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद A लिक्विड, B गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद B लिक्विड एंड टोटल गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद टोटल लिक्विड. यस और नो? तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर A का YA है, तो गैशियस लिख रहा हूं मैं, सो YB इन वेपर फेज शुड बी इक्वल टू 1. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से. इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं. ठीक है, इस पूरे पे स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पे. अभी करोगे तब भी आएगा. ध्यान से सुनो. अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर लिक्विड फेज की बात की जाए तो लिक्विड फेज में क्या करना है? तो लिक्विड फेज में अप्लाई करेंगे अपन राउल्ट्स लॉ. तो क्या आएगा? PA इज इक्वल टू PA नॉट, यानी कि अगर आपके पास प्योर A होता तो कितना होता? इनटू XA लिक्विड. क्लियर है ये बात? सिमिलरली PB कितना आएगा जल्दी से बताओ? PB नॉट इंटू XB लिक्विड. क्लियर है ये बात? हाँ या ना? यानी कि लिक्विड फेज में राउल्ट्स लॉ लगाओगे, P टोटल कितना आएगा? वो आएगा PA प्लस PB. तो P टोटल कितना आएगा आपके पास? PA नॉट XA लिक्विड प्लस PB नॉट XB लिक्विड. तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसमें क्या ध्यान रखना है, आप सिर्फ इसको ध्यान रखना है, लिक्विड फेज के अंदर ये होगा और उसके अलावा ये होगा. अगर मैं आपसे कहता हूं वेपर फेज में क्या होगा, तो वेपर फेज में क्या होता है? आपके पास लगता है डाल्टन्स लॉ,
सबको आता है डाल्टन्स लॉ? तो अगर मैं कहता हूं, अगर यहां पे ए लिक्विड अरे क्योंकि एक फेज के अंदर सबका मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए ना, सारे लिक्विड के जितने भी मोल्स है उनका मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए, फेज में 1 होना चाहिए, अक्रॉस द फेजेस 1 नहीं होता है वो। यार ये तो बहुत एलिमेंट्री है यार, तू 12th का है 13th का है? 11th का तो तेरे लिए नहीं है ये क्लास, टाइम मत स्पेंड कर अपना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ऐसा डाउट था जो बहुत एलिमेंट्री है दोस्त, ठीक है? एनआई एनएल एनआई जो भी है तू यार। हाँ, वेपर फेज में हम लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से एक पहले बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ए लिक्विड ए गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फाइनली वेपर प्रेशर, मतलब फाइनली प्रेशर इन गैसियस एंड लिक्विड फेज शुड बी सेम? तो यहाँ पे अगर पी ए आ रहा है तो यहाँ पे भी पी ए आना चाहिए, हाँ या ना? सिमिलरली फाइनली टोटल गैस और टोटल लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल प्रेशर भी सेम ही होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू पी टोटल, वाई ए को मैं वाई ए गैस लिख देता हूँ, समझ में आ गया? सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वेपर फेज में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू पी टोटल। आती है क्या बात समझ में? इसको ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओके, एक यहां पे मैं नोट लिखवा रहा हूं। सपोज किसी ने कहा कि फर्स्ट ड्रॉप या फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अज्यूम ऑल मोल्स आर इन लिक्विड फेज। किसी ने कह दिया अगर लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, तो लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, अज्यूम ऑल मोल्स इन वेपर फेज, क्योंकि सब लिक्विड उड़ गया, सब वेपर फेज में है उस पॉइंट पे। और एक नोट में और लिखवा रहा हूं, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर is equal to atmospheric pressure. So if I say example at 373 Kelvin, क्या ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है? हाँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा जल्दी से बताओ? 760 mm मर्क्यूरी। यहां तक क्लियर है? या 180 m, वन एंड द सेम थिंग। डीएस टाइम पे आया कर यार, राउल्ट्स लॉ मिस कर दिया तूने, और बाइनरी सॉल्यूशंस भी। 180 m, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब। अब देखो ये जो येलो लाइन है, पहले इसको देखो, येलो लाइन दिख रही है सबको, ठीक है? तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स बी 0 है, ये एक्स ए 1 है, ये एक्स बी 1 है, ये एक्स ए 0 है, ठीक है? अब मैं अप्लाई कर रहा हूं डाल्टन्स लॉ, सॉरी राउल्ट्स लॉ, तो क्या आएगा आपके पास, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। येस और नो? यहां से देखो, यहां लिखा था, ये दिख रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, तो दिख रही है आपको येलो लाइंस? ये देखो, ये एक पहली येलो लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये येलो लाइन दिख रही है, ये वाली ये येलो लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे पी बी नॉट है, पी बी नॉट है मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स बी 1 है, तो क्या हो जाएगा, और ये एक्स ए 0 है तो पी ए 0 हो जाएगा, तो पी टोटल क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए लिक्विड प्लस पी बी नॉट एक्स बी लिक्विड, तो वो सिर्फ पी बी नॉट ही बचेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको 0 देता हूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन दिख रही है सबको, हाँ या ना? तो ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, पी टोटल क्या होता है, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, तो ये है पी ए, ये है पी बी, तो ये पी टोटल आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, फिर से दो स्ट्रेट लाइन का एडिशन भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, हाँ या ना? तो ये तो हो गया जब सॉल्यूशन आइडियल था। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कर क्या रहे हैं। सपोज ये एक सॉल्यूशन था जिसमें ए था और इसको मैंने मिक्स कर दिया बी के साथ और सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर ए प्लस बी बन जाएगा। तो अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन लेता हूं तो यहां पे इंटरैक्शंस कौन से हैं, ए इंटरैक्शंस, ए मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग विद ए मॉलिक्यूल्स। यहां पे इंटरैक्शन कौन सा है, बी बी इंटरैक्शन। यहां पे इंटरैक्शन क्या है तुम्हारे पास, ए एंड बी इंटरैक्शन, यानी कि ए के पार्टिकल्स बी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं शिवानी, हाय एसएम, कोई बात नहीं, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो जितना इंटरैक्शन ए का और ए का है और जितना इंटरैक्शन बी और बी का है उतना ही इंटरैक्शन ए और बी का है, यानी कि द इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, इट इज नॉट चेंजिंग। इसलिए अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2। ना कोई हीट रिलीज हो रही है, ना कोई हीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि तुम सेम स्टेबिलिटी की चीज बना रहे हो, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपके पास, 0। कोई बात नहीं भाई दीप ज्योति, लेट मत हो आपसे। तो डेल्टा एच मिक्स 0, डेल्टा वी मिक्स 0, ये डेफिनेशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स 0 और डेल्टा वी मिक्स 0, ये सॉल्यूशन की अपन के पास इक्वेशन होती है। क्लियर है क्या ये बात, रिफ्रेश कर ले आ रहे यार। अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, हाय देव ज्योति, तो एक बात ध्यान रखिए, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, मतलब इनके अंदर क्या होगा यार, जितना इंटरैक्शन पहले था उतना ही बाद में रहेगा। लेकिन सपोज मैं कहता हूं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि सपोज, अरे रिफ्रेश कर ले भाई, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, बॉल पार्क आइडियल है बेंजीन टोल्यूइन भी, ठीक है एचआर, भाई बात सुन लो ना यार। अभी अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव डेविएशन है आपके पास, सपोज ये ए है और ये बी है, अब ए का बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ए का बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ए का ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और बी का बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन ए का बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो जब तुम ए और बी को मिलाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। पहले आधा स्टेबल थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हुए थे, अब क्या हो गया, पार्टिकल्स विल रन अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू बी वीकर। सो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अगर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम है तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0। बी, कैन यू टेल मी दैट नाउ सिंस यू आर गोइंग फ्रॉम अ मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्ड बन रहे थे और यहाँ पे नहीं बन रहे, तो एक मोर स्टेबल से एक लेस स्टेबल चीज पे आ रहे हो, तो क्या होगा आपके पास, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उससे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल CCl4 और हेप्टेन एक एग्जाम्पल है, ओके। अब मोस्ट होमोजीनियस लिक्विड्स में पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो सबसे कॉमन पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है क्या ये बात, हाँ, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी, बिल्कुल सही बोल रही है स्नेहांजलि। अब इसका उल्टा केस करते हैं। सपोज मैं कहता कि ए का ए के साथ एच बॉन्ड नहीं बनता है, बी का बी के साथ एच बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन ए का बी के साथ एच बॉन्ड बनता है। तो पहले पार्टिकल्स दूर थे ए के, बी के भी दूर थे, अब दोनों के बीच में एच बॉन्ड बन रहा है तो पास पास आ जाएंगे। अगर पास पास आ जाएंगे तो जो पहले वॉल्यूम था अब उससे कम हो जाएगा वॉल्यूम, तो क्या यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0, हाँ या ना। पहले मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, कोई एच बॉन्ड नहीं था, अब एच बॉन्ड है, तो पहले क्या था आपके पास, अरे एग्जाम्पल दिया भाई, सब में एच बॉन्ड थोड़ी होगा, डीएस यार, ए भगवान, डीएस सिर्फ एच बॉन्ड ही एक फोर्स होती है क्या, और कोई फोर्सेस नहीं होती है। एच बॉन्ड तो समझाने के लिए दे रहा हूं मेरे भाई, कोई भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो सकती है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास सपोज ए और बी के बीच में एच बॉन्ड नहीं था और ए और बी के बीच में एच बॉन्ड है, तो पहले एच बॉन्ड नहीं था अब एच बॉन्ड है, तो यानी कि एक लेस स्टेबल से एक मोर स्टेबल चीज में आ रहे हैं। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये आ गया। 11th वाले मत करो भाई अटेंड, हाँ भाई इतना सफिशियंट है। अरे CS तू कौन सी क्लास का है भाई, तू कौन सी क्लास का है, 11th का है क्या तू? इलेवेंथ का है। अरे भाई सुन, सपोज दो मॉलिक्यूल्स थे, इनके अंदर कोई भी इंटरैक्शन नहीं था, सुन लेना, CS बता रहा हूं,
अरे भाई तू लेट मत आया करो ना, टाइम पे आया करो और सुन लो अभी. हाय आयुष्मान. Let's say there are two molecules, okay, A and B. First, A is interacting with A, okay, and B is interacting with B. अगर मैं कह रहा हूं कि A और A के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन F1 है और A और B के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन F2 है, so if F1 is greater than F2, if F1 is greater than F2, I will say that you have positive deviation. Particles पहले strong थे, अब weak हो गए. यहां तक क्लियर है क्या? अगर मैं कहता हूं कि आपके पास अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज आपके पास A और B के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और A के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और A B के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर A B के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अब पास आएंगे. मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ना. तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपके पास? कम होएगा. अरे यार ये सब यार देखो, एक बात समझो यार, 10 दिन 15 दिन का तो एग्जाम है. जिसको थोड़ा आराम से पढ़ना है वो आप मेरे पास माइक्रो कोर्स में आ जाओ, ठीक है. इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड मत करो यार प्लीज़. इतने ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली चीज़ ही नहीं थी है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर मैं कहता हूं इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर ऑफ ए कहता हूं तो दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए लिक्विड. प्रेशर ऑफ बी कहता हूं तो वो क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी. और पी टोटल क्या होगा? पी टोटल अगर मैं कहता हूं तो पी टोटल क्या होगा आपके पास? दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. तो अगर आप देखो ये जो नीली वाली लाइन है ये P1 है. अब जो नया PB है वो ये है, जो नया PA है वो ये वाला है, और नया P टोटल ज्यादा हो चुका है. एंट्रोपी चेंज, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा. अगर मैं कह रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या होगा? डेल्टा एस मिक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट AP? क्योंकि अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या करेंगे हम? तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होगा तभी बनेगा ना. तो डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा. किसी ने कह दिया पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बन रहा है, इफ इट इज फॉर्म्ड देन डेल्टा एस मिक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ओके. सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव डेविएशन में कहूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन को मैं रेड से लिख रहा हूं. तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? PA विल बी लेस देन PA नॉट इनटू XA. यस, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो लोग लेट आए हैं क्लास के एंड में, डेल्टा जी डिपेंड करेगा ना डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या है भाई. अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, खत्म ना. चलो अब ये एक मेरी बात ध्यान से सुन लो. इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी सी बात दी हुई है. मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उसको कुछ भी याद नहीं करना है. ध्यान से सुनो, ठीक है. ये आपके पास ऊपर वाली लाइन जो है ये वेपर है, जो नीचे वाली लाइन है ये लिक्विड है, ठीक है. अगर मैं कहता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन है आपके पास, सपोज एक आइडियल सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है. अरे यार डेल्टा एस बताया ना यार, ग्रेटर देन 0 होगा यार. क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? ए अभी तो बताया यार. यार कुछ लोग समझते नहीं है इस बात को यार. कर्मा थ्योरी मैंने क्या बताया था? टाइम वेस्ट किसी का भी मत करो, ठीक है. अब मेरी बात सुन लो ध्यान से. सपोज मैं कहता हूं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, ठीक है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है तो मैं 40 डिग्री पे गर्म करूंगा. 40 डिग्री में अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा? अरे तो तुम लिख दो ना अपने नोट्स में यार, पेन पेपर नहीं है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली यार, मतलब क्या एक्सपेक्टेड है यार? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी यार? सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये. अगर मैं कह रहा हूं कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री पे क्या होगा? ए के वेपर्स बाहर आ जाएंगे और फिर उनको तुम कूल कर दोगे. जब उनको तुम कूल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ए और बी कंप्लीटली अलग कर सकते हो. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइडियल सॉल्यूशंस के दोनों पार्ट ए और बी को अलग अलग कर सकते हो. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया,
सपोज मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने चालू किया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक्स ए 0.3 था और एक्स बी 0.7 था, तो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड का आखिरी पार्ट है, यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे इसके नीचे पूरा लिक्विड ही है। गर्म करोगे गर्म करोगे गर्म करोगे तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर आ गए, जैसे ही यहाँ पे आ गए ये लिक्विड आ गया इक्विलिब्रियम में। अब अगर ये एक्स ए लिक्विड एक्स बी लिक्विड पता है तो अपन वाई ए गैस और वाई बी गैस निकालते हैं। याद आया? अभी फॉर्मूले से निकाला था, वो फॉर्मूले से जो आएगा वो यहाँ आएगा, वेपर वाले हुए। आया समझ में? तो अब तुम आ गए यहाँ पे, अब तुमने इसको फिर से ठंडा किया, टेम्परेचर कम, ये फिर से लिक्विड बन गया। तो क्या होगा, ऐसे तुम ऐसे 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 करके फाइनली क्या इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे क्या? अगर इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो यहां पे क्या है, एक्स ए तो 1 है और एक्स बी 0 है, यानी कि पूरा का पूरा ए अलग हो चुका है, पूरा का पूरा बी अलग हो चुका है। हाँ या ना? तो क्या तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग कर दिया इसको? या एक तरीका क्या है, सपोज आप शुरू करो, गर्म करो, वेपर्स को अलग करो, फिर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो तुम यहां पे एक बात जो समझनी है आपको, यहां पे आप दोनों एंड्स पे पहुंच सकते हो। अगर आप दोनों एंड्स पे पहुंच सकते हो, ठीक है। अरे भाई नहीं ऐसे पूछेंगे ना यार, के एनसीईआरटी पढ़ ले भाई, उसके बाद नहीं पूछेगा कोई भी कुछ, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा फोकस कर लेना कि एक ही सवाल थोड़ी आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी किताब में दिया हुआ नहीं, सुन ले इसलिए। अगर मैं कहता हूं कि प्योर ए या प्योर बी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो मैं यहां पे मैं यही कह रहा हूं ना कि मैं सिर्फ ए या बी को अलग अलग कर सकता हूं, यस और नो? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आई कैन सेपरेट अ मिक्सचर यूजिंग इफ इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, एसके टाइम मत स्पेंड कर यार, पहले तमीज सीख ले थोड़ी सी, है ना, उसके बाद क्लास में आ। चल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इधर देखो, सपोज मैं कहता हूं कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। एजियोट्रोप मतलब क्या है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये आपसे अगर मैं पूछता हूं कि सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट 40 है और बी का 60 डिग्री है, ठीक है, आपको क्या लगेगा कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के उनको अलग अलग कर सकता हूं। तो आपने गर्म करना शुरू किया, आपको दिखेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जो इन दोनों से कम है, उस पर ए और बी दोनों उड़ गए। अब यार ये अजीब सी बात है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका चित्र ऐसा बनेगा, तो ये वेपर है ऊपर वाला, नीचे वाला लिक्विड है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, लिक्विड और वेपर एक ही हो चुके हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ए और बी साथ में उड़ जाएंगे। नाउ ऑल दीज जो लिक्विड वाली लाइन में बता रहा हूं, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं, ये सारे जो है ना, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सारे बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? ये वाला सबसे नीचे। तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है टी बी डैश, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे है और इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे है। तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले, दे विल कंटिन्यू टू इवेपोरेट एट दिस कॉम्पोजिशन। कोई भी कॉम्पोजिशन हो सकता है, बट वो फिक्स कॉम्पोजिशन पे दोनों उड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर्स जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर सकते हो, जो एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे उड़ जाते हैं। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और वो कौन दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन दिखाते हैं? नेगेटिव डेविएशन वाले। तो ये लिक्विड है, ये सारे तुम्हारे पास क्या है, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट है। यहां पर आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया तो यहां पे लिक्विड और वेपर एक ही हो गए। तो यहां पे अगर आपके लिक्विड और, तो क्या हो गया, ये आपके पास एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे बॉइल होने लग जाएगा। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज बॉइलिंग पॉइंट सबसे बड़ा है? हाँ या ना? क्या ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे बड़ा है? क्या दिस इज टी मैक्स बॉइलिंग पॉइंट? तो मैं कह सकता हूं कि A and B will boil together at this constant composition at the maximum boiling point, which is why it is known as maximum boiling azeotrope.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 40 है और 60 डिग्री सेल्सियस है, आपको लगेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अरे नहीं भाई ये नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे अच्छा 40 पे गर्म किया कुछ नहीं हुआ, 60 पे गर्म किया कुछ नहीं हुआ, और गर्म करते रहे, 75 डिग्री पे आप देखोगे अचानक से दोनों साथ में उड़ जाएंगे। तो एजियोट्रोपिक का मिक्सचर का समझ में आ गया कि आपको, हाँ या ना? तो आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये मेरे को समझाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया है ये, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी अपन ने राउल्ट्स लॉ किया था, मैंने कहा कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, तो अगर मैं उसके अंदर कोई एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ सरफेस पे पार्टिकल्स जो थे वो कम हो जाएंगे, और वो नॉन वॉलेटाइल यानी कि वो तो उड़ नहीं सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब अगर इस सॉल्यूशन का प्रेशर पी है तो ये वेपर प्रेशर जो पी आए सॉल्यूशन का, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। एंड कैन आई से दैट दिस पी विल डेफिनेटली बी लेस देन पी नॉट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो चुके हैं जो वेपर वाले स्टेट में है, हाँ या ना? तो अगर मैं कहता हूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, पहले पी नॉट था प्योर माइनस पी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी की जगह पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ राउल्ट्स लॉ यहां से। तो पी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट। तो क्या मैं कह सकता हूं पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं अगर, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, यानी कि ये पी नॉट माइनस पी लोअरिंग है, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट क्या रिलेटिव लोअरिंग है, इसके रेस्पेक्ट में कितना कम हो गया है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, एनीथिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या यहां पे प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है? हाँ। अब कभी कभी क्या होता है, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट को अप्रोक्सीमेटली एन सॉल्वेंट वो लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि दैट इज अप्रोक्सीमेटली मच मच ग्रेटर देन एन सॉल्यूट। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? ये काफी पॉपुलर है। इसके अंदर हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। एक होता है तरीका ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड। अब ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड में थोड़ी सी ड्राइंग कर लेता हूं मैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे एक सॉल्यूशन है, उसके बाद उसको प्योर सॉल्वेंट में पास कर रहे हैं, और मान लो सपोज यहां पे मैंने एक सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया एनाइट्रस CaCl2, प्योर सॉल्वेंट को मान लो वाटर है, सफिशिएंट फॉर जेई मेंस है भाई, सफिशिएंट फॉर जेई मेंस है। आई वाला करेंगे ना भाई, रुक जा सब समझा दूंगा, थोड़ा सब्र कर लेना। अभी क्लास के एंड में अपन को सवाल करने भाई, 20 क्वेश्चंस करने हैं आज, तो अभी ध्यान से सुनो, इसी में से ही आएगा सब कुछ, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। सपोज मैं यहां पे ड्राई एयर पास करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा जब ड्राई एयर इसको पास करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। ड्राई एयर पास करोगे तो क्या होगा बताओ। एयर जो होगी यहां से जो भी मॉइस्चर होगा, जो पार्टिकल्स होंगे इसके वाइट वाले, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या होगा, अगर इसका वेट सपोज सॉल्यूशन का कुछ था, उसमें कुछ लॉस आएगा, तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? सो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शन में होगा, जितने इसके पार्टिकल्स होंगे, और इसके पार्टिकल्स कितने होंगे आपके पास, जितना इसका वेपर प्रेशर होगा, पी सॉल्यूशन, हाँ या ना? क्या पी लिख देते हैं, समझ में आ गई ये बात? जितना इसका वेपर प्रेशर है, जहां पे मैं लिख देता हूं पी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? अब ये मॉइस्ट एयर हो गई है यहां पे। अब मान लो वेपर प्रेशर पी जो था वो था 760, ठीक है। अगर ये 760 था और मान लो प्योर सॉल्वेंट 800 था, तो अब इसके पास 760 तक तो ऑलरेडी है, अब ये और कितना एब्जॉर्ब करेगा, यहां पे कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा यहां पे, क्योंकि और एब्जॉर्ब कर सकता है, तो यहां कितना एब्जॉर्ब करेगा ये बताओ। लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ।
सपोज आपके पास जो पी नॉट है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरे भाई, एचएससी के किताब में भी दिया हुआ है, तो क्यों नहीं पूछ सकते हैं? जल्दी से बताओ, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? 760 इसके पास ऑलरेडी है, पहले जीरो था, ड्राई एयर था तो जीरो था, 760 इसका था तो 760 एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसके पास 760 ऑलरेडी है, मॉइस्ट है, और यहां पे ये 800 है, तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? 800 माइनस 760, पी नॉट माइनस पी, हाँ या ना? और अब सपोज ये मैं कहता हूं कि इट एब्जॉर्ब्स, सपोज मैं कहता हूं एब्जॉर्ब्स प्योर सॉल्वेंट, तो इसमें क्या होगा? इसका गेन मिलेगा। तो गेन इन वेट ऑफ CaCl2 कितना होगा बताओ? जितना प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट कितना है? पी नॉट। ये समझ में आ गई क्या बात? तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो आप क्या कहोगे? वो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। अब जल्दी से मुझे देख के बताओ, इस डेटा से क्या खटैक से बता सकते हो क्या आप? नमन बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन लॉस in weight of pure solvent plus loss in weight of solution। यहां तक क्लियर है क्या? ये क्लियर है? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया? क्या हो गया? एसएच किसको शाउट आउट करूं मैं, बता तू? अपॉन गेन इन वेट ऑफ CaCl2। अब एक बात बताओ, ये इतना महान मेथड क्यों है? एक सिंपल सी बात, आपको निकालना क्या है? ये सारी टर्म्स किस चीज की है? प्रेशर की है। प्रेशर आपने कैसे मेजर करना सीखा है? बैरोमीटर से, नैनोमीटर से, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, है ना? आपने यहां पे प्रेशर का चेंज निकाला है सिर्फ वेट को मेजर करके, यानी कि पहले मैंने वेइंग मशीन ली, वेइंग मशीन के अंदर मैंने देखा कि पहले वेट था 100 ग्राम्स, अब हो गया 98 ग्राम्स, वेइंग मशीन ही यूज किया, अपने आप लॉस मिल गया। दूसरी बार मैंने वेइंग मशीन ली, मैंने देखा वेट था 100, अब हो गया 96, आ गया लॉस। तीसरी बार मैंने वेइंग मशीन यूज करी, पहले था 100, अब आ गया 102। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? तुम वेइंग मशीन को यूज करके या सिर्फ वेट को कैलकुलेट करके प्रेशर का चेंज निकाल रहे हो यार। आ रही है क्या बात समझ में? इसलिए ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जिससे प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ये क्लियर है क्या सबको? पक्का? चमका? भूलोगे तो नहीं? पी नॉट कैसे? क्योंकि वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है प्योर सॉल्वेंट को। प्योर सॉल्वेंट कितने मोल्स होंगे? जितना उसका वेपर प्रेशर होगा, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। तो यहां पे जब ये बाहर निकलेगी हवा, इसके पास पी नॉट होगा ना, 800 होगा। आगे बढ़े। मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने इसका डेरिवेशन बताया है। इसका डेरिवेशन क्या है? सिमिलर ट्राइंगल किया है बचपन में। तो क्या होता था? सपोज प्योर सॉल्वेंट है आपके पास ये, अब ये प्योर सॉल्वेंट का अगर मैं कहता हूं वेपर प्रेशर क्या होगा, तो जब ये उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट यानी कि PATM हो जाएगा, तब आपके पास क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं कि आपने इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी जस्ट किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जो ये व्हाइट वाला ग्राफ है येलो वाला बन जाएगा। आप और सॉल्यूट डालोगे तो ये और नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? तो अब इसका इंटरसेक्शन यहां पे आ रहा है और इसका इंटरसेक्शन यहां पे आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके बढ़ गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? ये तो मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया सिमिलर ट्राइंगल से, बहुत सिंपल है, राइट? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू है। समय बचाने के लिए अगर किसी को पूरा करना है तो घर जाके कर सकते हैं। ये रिवीजन है भाई, है ना? मेंस में आपसे कोई इसका डेरिवेशन पूछने वाला है नहीं। अगर एडवांस होगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये एक बात ये बताइए, जैसे जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं बढ़ाता रहूंगा, वैसे वैसे मैं इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा हूं, वैसे वैसे ये इंटरसेक्शन आगे होगा, वैसे वैसे इंटरसेक्शन आगे होगा, तो क्या होगा? आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। क्लियर है क्या ये बात?
तो as we are going to increase the number of solute which are the moles of solute which are added, I can say the boiling point is going to increase. So if I ask you what will be the increase in boiling point, that is delta TB, and that will be Kb into M, where Kb is known as ebullioscopic constant या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. आई का कॉन्सेप्ट आएगा भाई, मुझे पता है, बताऊंगा मैं. यहां तक क्लियर है? बोर्ड्स में नहीं आएगा डेरिवेशन. अरे ये है ही नहीं, बोर्ड्स में दिया हुआ ही नहीं है. ये जो आपको इसमें ध्यान रखना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर. तो अपन ने ये वैन ऑफ इक्वेशन करी थी. अगर ए लिक्विड से ए गैस बन रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि गैस 1 ATM पे है, तो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं x1 मान रहा हूं, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1/x1. तो अगर मैं लिखता हूं ln k2/k1, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में करवाया था मैंने, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर इंटू 1/t2 माइनस 1/t1. k2 और k1 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि स्टार्टिंग में प्योर था वो. क्या एडवांस का भी होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर मैं t इक्वल टू t1 इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूं, यानी कि जब प्योर सॉल्वेंट था, तो मैंने t भी डाल दिया. इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे, फिर ln x1 को अपन लिखेंगे 1 माइनस x2. 1 माइनस x2 का अपन वो करेंगे एक्सपेंशन, तो आएगा माइनस x2. तो कुल मिला के आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, kb इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर m सॉल्वेंट अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन. इसको भूलना मत भाई, इसको याद रखना. अभी के लिए इतना बहुत है, लेकिन जिसको इसको रिवाइज करना है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो. यहां तक क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो सपोज ये वाली जो लाइन है, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूं, ये रेड वाली लाइन जो है, ये है सॉलिड. और आपके पास ये जो लाइन है, इसको मैं दिखा रहा हूं अभी, ये है लिक्विड, जो ऐसे बनी हुई है. लिक्विड सॉलिड जब इंटरैक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट. तो आपके पास ये फ्रीजिंग पॉइंट अभी यहां पर है. आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया लिक्विड का. तो क्या हो गया? अभी इंटरसेक्शन यहां हो गया, तो आपके पास क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया. आपने थोड़ा सा और ऐड किया, तो ये और नीचे आ गया, अब इसका इंटरसेक्शन यहां आ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया. यहां तक क्लियर है क्या? तो एज यू आर एडिंग द सॉल्यूट, व्हाट इज हैपनिंग? द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग. सो यू विल हैव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से ही, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, आपके पास क्या आएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, अरे यहां पे मत डाल मेरे भाई, ईके माय डाउट्स में डालिए. तो अगर आप निकालोगे, जैसे डेल्टा टीबी था इज इक्वल टू के एफ के बी इंटू एम, यहां पे था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां पे के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. एग्जैक्टली सेम है. तो आप क्या ध्यान रखोगे? आप इसको ध्यान रखोगे. जल्दी से मुझे देख के बताओ, इसको देख के ही बताओ के एफ क्या होगा. जल्दी से बताओ, के एफ को क्या लिखोगे? इसको देख के बताओ, के एफ क्या लिखोगे? क्या होगा? आर टीबी की जगह टी एफ, एम सॉल्वेंट तो एम सॉल्वेंट ही रहेगा, अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह क्या होगा? डेल्टा एच फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है अब. तो आप के एफ और के बी सब कर सकते हो. क्लियर है क्या ये बात? ये ध्यान रखना आप. मूविंग ऑन, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ये है हमारे पास फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आपको एक लिखा है मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को आपको यहां बतानी है, विशेष मंत्र में लिख रहा हूं मैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास, सॉल्यूट नहीं. सपोज मैं कहता हूं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है. तो एक बात बताओ, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, तो स्टार्टिंग में सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा कहां है? ए वाली साइड में. तो स्टार्टिंग में फ्लो कहां से होगा? ए से बी तक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. कुछ समय के बाद क्या होगा? बी के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर फ्लो कहां से होगा? बी से ए के अंदर, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये दोनों साइड एक प्रेशर लगाएगी इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे. इक्विलिब्रियम पे जो ये प्रेशर लगाएगी एसपीएम पे, साइड ए और साइड बी, या फिर सॉल्वेंट साइड और सॉल्यूशन साइड, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई.
आया क्या सबको समझ में? या फिर एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, मैं आपसे कह रहा था कि पहली बार फ्लो कहां से हो रहा था, यहां से हो रहा था। अगर मैं चाहता कि ऑस्मोसिस हो ही नहीं तो मुझे यहां पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। कितना प्रेशर लगाऊं, जो आने वाला है कितना आएगा, पाई। तो मैं जितना प्रेशर यहां पे लगाऊं सॉल्यूशन साइड पे ताकि ऑस्मोसिस ना हो, इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है क्या ये बात? हाँ या ना? अब ये मैंने डेरिवेशन किया है, आपको ये डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ इसको देखो पहले। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी मुझे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू सी आर टी, यही होगा। P की जगह है प्रेशर यानी कि पाई, सी आर टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी, सेम ही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन देयर एग्जिस्ट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है और ये एसपीएम है। तो यहाँ पे ये एक आपको दिख रही है कैपिलरी के अंदर एक राइज आ रहा है। ये जो राइज होता है इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक राइज। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू, अगर अपन को डेंसिटी इसकी दी हुई है तो प्रेशर क्या होता है? अपन ने क्या पढ़ा था गैसियस स्टेट में या किसी भी फ्लूइड में, क्या पढ़ा था? अगर डेंसिटी रो होती है, हाइट एच है, तो प्रेशर क्या होता है? बताओ जल्दी से, क्या होगा प्रेशर? जल्दी से बताओ। अगर डेंसिटी रो है, हाइट एच है, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। रो जी एच। तो क्या मैं कह सकता हूं ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हाइट राइज आ रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच और प्रेशर इज इक्वल टू पाई। क्लियर है क्या ये बात सबको? आगे बढ़े। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? मैं स्किप कर रहा हूं। अरे तू टाइम पास करना बंद कर भाई। जो तू बोल रहा है ना मेरे भाई, सुन सुन, टाइम पास करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे जा। यहाँ पे है ना ये सब कुछ तो ना सबके सामने है, जो भी है रिकॉर्ड हो रहा है ये तो, ठीक है। मेरे जो बच्चे हैं ना वो सब जानते हैं, थोड़ा फंडे मत लगा आपने, ठीक है। चल, अगर मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन साइड पे, ये सॉल्यूशन साइड है और ये प्योर सॉल्वेंट साइड है, तो अगर मैं कहता कि सपोज कुछ भी नहीं होता तो क्या होता? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं, हाँ या ना? तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं। अगर मैं पाई के बराबर लगाता तो ऑस्मोसिस होता ही नहीं। अगर मैं प्रेशर पाई से ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स उल्टे जाने लग जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि पाई पे बराबर है, ग्रेटर देन पाई पे क्या होगा? इस सॉल्यूशन साइड सॉल्वेंट की तरफ मॉलिक्यूल फ्लो होने लग जाएंगे। दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट ऑस्मोसिस इज, यस और नो? सो कैन आई से दैट इफ आई अप्लाई अ प्रेशर ग्रेटर देन पाई on the solution side, then there will be a flow of molecules of solvent from solution to solvent, that is opposite of osmosis. This is known as reverse osmosis. क्लियर है क्या ये बात? इसका यूज कहाँ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे NaCl प्लस वाटर और यहाँ पे ले लिया प्योर वाटर, तो ये डीसैलिनिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज कर सकते हो ना भाई। नमक वाला पानी है, पीने का पानी चाहिए, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस कराओ, आपको मिल जाएगा प्योर पानी। आरो बिल्कुल सही बोल रहा है। आया समझ में? ये क्लियर है? अच्छा एक टर्मिनोलॉजी है। सपोज मैंने दोनों सॉल्यूशन ले लिए, एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, एक का C2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों में अलग अलग होंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज पाई 1 की वैल्यू क्या होगी, तो वो C1RT होगी, और पाई 2 की क्या होगी? C2RT होगी। अगर पाई 1 पाई 2 से बड़ा है तो 1 2 के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है। अगर 1 पाई 1 पाई 2 से छोटा है तो 1 इज हाइपोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू 2। नाम है ये सब। और दोनों बराबर अगर प्रेशर है तो क्या कह सकते हो? दे आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। यहां तक क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़े। अब आ गया वैन टॉप फैक्टर, इसको मैं करेक्शन फैक्टर बोलता हूं। तो मैं इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, लिखना है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम if at t equal to 0 1 mole is taken।
दिस इज इक्वल टू आई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, एसबी तू टाइम पास कर रहा है यार, क्यों कर रहा है यार, छोड़। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे नेचुरली, तो यहां पे देखोगे तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट से फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ। दैट इज हाउ द थिंग स्टार्ट। If I apply a pressure greater than pi on the solution side, the direction will be from solution to solvent, which is opposite to the natural osmosis direction. Vm क्या है, विशेष मंत्र, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको कहा AX/BY है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये देता है XA प्लस प्लस YB माइनस, ठीक है। क्या हो गया, C का मतलब मोलारिटी, ठीक है, एक है कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं कहता हूं इसका वैंट ऑफ फैक्टर निकालो, तो इसका 1 मोल मान लिया, इसका 0 मान लिया। अब अगर मैं कहता हूं T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो लिखोगे 1 माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा। तो इसके 1 मोल के लिए इक्विलिब्रियम पे कितने मोल आए बताओ जल्दी से। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, खत्म। 2 कैसे आ गए, एक ऐड करेगा ना, 2 कैसे आ जाएंगे, अल्फा के ऊपर आएगा ना, डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप NaCl का अल्फा बताओ, चलो NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा टूट जाएगा। तो T इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 1 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, 0 1 1, तो इसका I कितना आ जाएगा, 2, खत्म। सपोज मैंने कह दिया CH3COH है, इसका बताओ अल्फा क्या होगा, बताओ क्या होगा। मान लो अल्फा दिया हुआ है आपको, तो T इक्वल टू 0 पे क्या लिखोगे, 1 0 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अरे हर एक मोल के लिए इक्विलिब्रियम पे कितने मोल मिल रहे हैं भाई, तो इक्विलिब्रियम लिख और सबके मोल जो इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं उसको ऐड कर लो। फॉर्मूला क्या यूज करना है इसमें, दिमाग लगाना है, और क्या है, दिमाग लगाना है मेरे भाई। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ना। सपोज मैं कहता चलो ग्लूकोज यूरिया, इसका क्या होगा अल्फा बताओ, 0, तो इसका आई कितना होगा, 1। इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, टूट ही नहीं रहे, जुड़ ही नहीं रहे भाई। तो वैंट ऑफ फैक्टर क्या है, करेक्शन फैक्टर है ये। अब करेक्शन फैक्टर क्यों है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा कि ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बताता हूं ना अभी, रुक तो सही। एसबी तेरे को टाइम पास से फुर्सत मिलेगी तो सीखेगा ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, वैंट ऑफ फैक्टर आई क्या बताता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जहां पे भी मैं एक सिंपल फंडा बताता हूं, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं। ये रहा ना 100% डिसोसिएशन यार, ये रहा। वायु तू देख नहीं रहा है क्या, ये 100% डिसोसिएशन ही तो है। 1 माइनस अल्फा 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 इज इक्वल टू 1 डाल दे तो ये आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, विशेष मंत्र इसका, हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। तो अगर मैं कहता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ने वाले हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या तो एसोसिएशन से या डिसोसिएशन से कम हो जाएंगे। वो दोनों ही अकाउंट में लेने के लिए हमने आई बनाया है। अगर मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए, जैसे यहां पे। तो मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां पे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की टर्म दिखे उसको आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये अकाउंट में ले लोगे। क्लियर है क्या ये बात। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अब सारे एक्सप्रेशंस पे आओ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, बताओ यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां है, जल्दी से बताओ। इस पूरे एक्सप्रेशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पे, पाई इज इक्वल टू CRT में। तो यहां आई मल्टीप्लाई हो गया, यह आ गया फॉर्मूला। अरे अगर 1 मोल है तो C की वैल्यू 1 है ना मेरे भाई। यहां बताओ
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्या आएगा यहां पे? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो मोलालिटी में ऊपर क्या आता है? मोल तो सॉल्यूट आएगा ना मेरे भाई। यहां पे क्या आएगा? आई इंटू के बी इंटू एम। यहां पे क्या आएगा आपके पास? आई इंटू एक्स सॉल्यूट। आया क्या समझ में? अरे तो मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू, तो ऊपर आएगा ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट यार। थोड़ा तो भी दिमाग लगा ले यार। तो अगर मैं कहता हूं वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करके नेट इक्वेशन क्या आएगी, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? ए आएगा आपके पास पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सॉल्यूट। आपके पास अगर मैं कहता हूं डेल्टा टी बी है तो वो क्या आएगा? आई इंटू के बी इंटू एम। अगर मैं कहता हूं डेल्टा टी एफ है तो वो क्या आएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। अरे अगर सपोज वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब डिसोसिएशन है ना। अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है यार। एसके एक बात सुन, तू पेपर देने का काम कर, पेपर में आएगा क्या वो टीचर पे छोड़ दे, है ना। पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अगर डिसोसिएशन होगा, सुन लो ऐसे, चलो इसको ऐसे समझ लो, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा आएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए। चेक करो, ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन थ्योरेटिकल आ रही है, हाँ या ना। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से छोटी है। एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं सॉल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू शुड बी लेस देन थ्योरेटिकल। आ तो गया ये, तब कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई। हेनरीज लॉ अगर मैंने आपसे कह दिया कि गैसेस के लिए यूज करना है तो क्या करना है आपको? इस पर एक सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज एक गैस है, उसका प्रेशर आपसे पूछा है और वो लिक्विड में डिजोल्व है, सो दिस इज फॉर गैस डिजोल्व इन लिक्विड। तो उसके लिए आपके पास एक हेनरीज लॉ, एक हेनरीज कांस्टेंट होता है फॉर दिस गैस। सो आई एम सेइंग दिस प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस इनटू एक्स ऑफ दिस गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन। अरे एक फॉर्मूला मत याद करना, ऐसे ही सीख जाएगा। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज मैंने आपको कहा कि एक पेप्सी की बोतल है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास लिक्विड है और आपके पास इसके अंदर क्या है? CO2 घुली हुई है। तो क्या होगा यहां पे? प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विच इज डिसॉल्व्ड, and this PCO2 will be KH into XCO2। एसोसिएशन का एग्जाम्पल C6H5COOH एसोसिएट होगा। तो ये कभी कभी कोई पूछ सकता है आपसे, सवाल करेंगे अपन अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, KH XCO2 अगर लिखा है तो दिस इज 1 माइनस X लिक्विड, हाँ या ना। क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर में रिपीट क्या करना है? पाई इज इक्वल टू CRT, बस यही करना है तुझे। KH की वैल्यू तुझे दी हुई होगी, गैस वेरी करती है, KH वेरीज विद ईच गैस। चलो अब हम शुरू करने वाले हैं आज का दिन। करें शुरू? रेडी हैं सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए? हाइपरटोनिक, अरे अगर मैं कहता हूं पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 तो 1 का प्रेशर 2 से ज्यादा है, तो 1 2 के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है। पाई 1 लेस देन पाई 2 है तो 1 2 के रेस्पेक्ट में कम है, तो 1 2 के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। दोनों का पाई 1 पाई 2 बराबर है तो आइसोटोनिक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें। पेन पेपर निकाल लो भाई सब, पेन पेपर निकाल लो। वेन यू विल राइट द आंसर्स, ओके। अरे यार हाई प्रायोरिटी, हर चैप्टर से एक सवाल आएगा मेरे भाई। चलो शुड वी स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, अपना आंसर लिखो और उसके आगे अपना नाम लिखो।
Liquid M and liquid N forms an ideal solution. The vapor pressure of pure M liquid and pure N liquid are 450 and 700 respectively. Xm is mole fraction of M in solution, Xn is mole fraction of N in solution, Ym is mole fraction of M in vapor phase and Yn is mole fraction of N in vapor phase. ठीक है, आपको ये सब बताना है, जल्दी से बताइए. अरे भाई एसबी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के लिए तुझे मछली बनना पड़ेगा, क्योंकि मछली डिजॉल्व ऑक्सीजन इन पानी लेती है. तू ह्यूमन बीइंग है, क्या करेगा जान के. सवाल का आंसर दे मेरे भाई. एमके का आंसर है बी, आयुष्मान का डी, सद्दाम का बी, अंजलि का ए, नवनीत का ए. ठीक है, बाकी लोग. नमन का ए. प्रांशु का ए, वैभव का बी, सृष्टि का ए, अर्नी का ए, एसके का बी, एसएस का सी, आर्यन का ए, जेसी का ए, एसबी का ए, ली का ए, शिवानी का ए, श्रेयस का ए. ए इज द राइट आंसर. सूरज तेरा बी है, मिहिर का ए है, वेंकट तेरा ए है. ए इज द राइट आंसर. देखो आपको दिया हुआ है कि पी नॉट एम इज लेस देन पी नॉट एन. यस और नो. तो अगर मेरे को दिया हुआ है ऐसा, मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि वाई एन और वाई, सपोज मैं कह रहा हूं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ मुझे वाई एम और वाई एन के बीच में या वाई एम और एक्स एन के बीच में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताओ. एन के लिए अगर मैं लेता हूं, सपोज मैं एन लेता हूं, ठीक है, और ये मैं लेता हूं एम, तो एन के लिए और एम के लिए मैं क्या कह सकता हूं, वाई एन और एक्स एन के रिलेशन के बीच में बताओ क्या होगा. वाई एन एक्स एन, वाई एम एक्स एम. चलो बताओ. एक्स एम छोटा होगा वाई एम से, पक्का. नहीं 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 नहीं, वाई मतलब वेपर फेज है ना, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके क्या होगा आपके पास, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि क्या कह सकता हूं कि वाई एन एक्स एन से बड़ा होगा. इसका वेपर प्रेशर कम है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड फेज में ज्यादा होंगे, यानी कि एक्स एम वाई एम से बड़ा होगा. हाँ या ना. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स एम ग्रेटर देन वाई एम. दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या कह सकता हूं, वाई एन इंटू एक्स एम इज ग्रेटर देन एक्स एन इंटू वाई एम. तो एक्स एम बाय एक्स एन ग्रेटर देन वाई एम बाय वाई एन. तो ये सिंपल सवाल ही था, बस इस वेपर प्रेशर के ऊपर देख के कमेंट करना था आपको. कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन करें. काफी लोगों ने सही किया, गुड जॉब. ये क्वेश्चन करके बताइए. फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस W, X, Y and Z at 298 Kelvin, the Henry's constant KH are 0.5, 2, 35 and 40. The correct plot of the given data, partial pressure versus mole fraction of water. करो. For the solutions of these gases in water. ठीक है. हाँ भाई, श्रेयस का आंसर है ए. अच्छी बात है भाई श्रेयस. श्रेयस का आंसर आ गया है ए, नवनीत का आ गया सी, एसओ का आ गया सी, अर्नी का आ गया ए, अंजलि का आ गया ए. संजय का ए, अंश का सी. For the solutions of gases in water, W, X, Y and Z are at 298 Kelvin. The Henry's law constant KH are 0.5, 2, 35 and 40. The correct plot of the given data is सृष्टि का सी, वैभव का ए, सी, अंश का सी, अंजलि का ए, आसिफ का सी,
हर्षित का डी, एमवी का डी, नमन का सी, जेबी का बी। हाँ सूरज तेरा ए आ गया ना, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वीके का बी आया है। अरे भाइयों, एस एम का बी आया, बी आया, अपना नाम लिखते रहो। वैभव का ए आया है, आर्यन का सी आया है, एस एस का भी सी आ गया। देखो भाई, अब इसमें लोग पकड़े गए। वेंकट का आंसर सही है, आंसर बी है। लेकिन अगर तुम किताब में लिखोगे ना, तो किताब में इसका आंसर ये होगा। तो काफ़ी लोगों ने प्रीवियस ईयर जेई 2019 डाला और कॉपी करके ए लिख दिया। लेकिन एक बात सोचो, जो सामने वाला है ना भाई, वो तुमसे थोड़ा बुद्धिमान है, उसने ऑप्शन चेंज भी कर लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पी गैस क्या होता है? के एच इंटू एक्स गैस, यानी कि के एच इंटू 1 - एक्स वाटर। इसका मतलब के एच माइनस के एच इंटू एक्स वाटर इज इक्वल टू पी गैस। ये आएगा। एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, तो ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास स्लोप है। तो इसका स्लोप कितना है? माइनस ऑफ के एच, हाँ या ना? तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए ना। सिर्फ एक ही ग्राफ है जिसमें सारे स्लोप नेगेटिव है, बताओ कौन सा है वो? इसमें क्या W पॉजिटिव है क्या? इसमें क्या W पॉजिटिव है? इसका स्लोप क्या है? आया क्या सबको समझ में? तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें W वाली लाइन भी नीचे की तरफ आ रही थी, तो आंसर ये हो जाएगा। सी में तो सारे ही पॉजिटिव है भाई, सी तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, ये के एच की वैल्यू दी हुई है ना मेरे भाई, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो आपके पास स्लोप नेगेटिव होने चाहिए ना। तो सब लाइनों का स्लोप तो नेगेटिव है ही ना, किसी का भी के एच तो नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन सबका स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी सबका स्लोप पॉजिटिव है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें W वाली लाइन थोड़ी नीचे की तरफ थी, मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर सिर्फ एक ही बचता है इसमें। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो गया। खटाक, सब स्लोप देख के करना था ये। तो जिन लोगों ने ए लिखा है, सॉरी लिखो, उन्होंने ऑप्शन W देखा ही नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया है, उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ये W का स्लोप तो पॉजिटिव है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, समझे? सॉरी लिखो जिन्होंने ए लिखा है। ठीक है, कभी कभी पढ़ लिया करो भाई, सवाल क्या है वो भी पढ़ो। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होएगा, बुद्धिमानी से भी काम करो। अगला क्वेश्चन, चलो ये सॉल्व करो फास्ट। कोई बात नहीं सृष्टि, ये वाला सवाल करके बता। कोई बात नहीं वैभव, कोई बात नहीं। Vapor pressure of pure A liquid and pure B liquid are 400 mm and 600 mm of mercury respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, sum of their initial volume is equal to sum of the final volumes. The mole fraction of B liquid is 0.5 in the mixture. Vapor pressure of final solution, mole fraction of A and B in the vapor phase respectively are. अंश का आंसर है B, SM का आंसर है D। आंसर भी आने लग गए भैया लोगों के। सात्विक का आंसर है D। AK का आंसर है D। MK का आंसर है A। आदर्श D। नवनीत स्किप। अच्छा, नवनीत कह रहा है मैं तो करूंगा ही नहीं ये सवाल।
ए इंसान, प्रगति डी, श्रेयस डी, आसिफ डी, हर्ष IIT डी, डी फॉर दिल्ली, नमन डी, MV का भी डी, अंजलि डी, ली डी, SCD सबका डी, आयुष्मान का ए, नमूना का डी, धन्यवाद अपना नाम अपने आप से रखने के लिए, शिवानी का डी। बहुत लेंदी है। अरे ये डराने वाला सवाल है यार, देख अभी करके बताओ तेरे सामने, ये कोई लेंदी नहीं है। देख ऐसे देख, PA लिक्विड फेज में दिया हुआ है, क्या होगा PA नॉट इंटू एक्स से लिक्विड, लिख दिया, बाइनरी सॉल्यूशन है। PB क्या होगा PB नॉट इंटू एक्स बी लिक्विड, हाँ या ना। एक्स बी लिक्विड कितना है 0.5, PB कितना तेरे को दिया हुआ है 600, तो ये कितना हो गया 300, ये कितना दिया हुआ है तेरे को 400, अगर एक्स से लिक्विड 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, तो ये कितना आ गया 200। तो P टोटल कितना आ गया जल्दी से बताओ, 200 प्लस 300 यानी कि 500, ये खत्म। तो ये तो हो नहीं सकता है और ये तो हो नहीं सकता है। हाँ आइडियल होगा, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ YA निकालो तो वो क्या होगा PA बाय P टोटल, YB निकालो तो वो क्या होगा PB बाय P टोटल। तो ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.4, हो गया ना यार। लेंदी थोड़ी था ये, लेंदी नहीं है भाई, एक ही इक्वेशन यूज करनी थी, मैंने कहा था ध्यान से पढ़ाओ, इजी, सब इजी आएंगे भाई, ढंग से पढ़ो बस। चलो ये सवाल करके बताओ, अब ये होना चाहिए खटाक से, आंसर बताओ अपना। लिक्विड A and B form ideal solution. PA naught is 7 into 10 to the power of 3. PB naught is 12 into 10 to the power of 3 at 350 Kelvin. Composition of vapor in equilibrium with solution containing 40 mole % of A at this temperature is blah 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 blah. करो। लास्ट आंसर डी था, दिल्ली। हाँ भाई आंसर, प्रणव का आंसर आ गया बी, SK का बी, नवनीत का बी, प्रगति का बी, विष्णु का बी, AS का बी, नमन का बी, आयुष्मान का बी, शिवानी का बी, ली का बी, सबका बी। एग्जैक्टली सेम सवाल था, इसका आंसर बी ही है। क्या करोगे, PA कितना हो जाएगा बताओ, PA नॉट इंटू 0.4 यानी कि 2.8 इंटू 10 की पावर 3। PB कितना हो जाएगा, PB नॉट इंटू 0.6 यानी कि 7.2 इंटू 10 की पावर 3। तो P टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 3 हो गया P टोटल। तो बताओ YA कितना हो गया, PA अपॉन P टोटल 0.28, और YB क्या हो गया, PB अपॉन P टोटल यानी कि 0.72। क्या यार एग्जैक्टली सेम सवाल है, एक गलती कैसे कर दी, सॉरी लेक, सेम क्वेश्चन बैक टू बैक दे रहा हूं मैं यार, कैसे गलती कर सकता है। चल अगला क्वेश्चन कर। Which of the following statements about Henry's law is incorrect? Different gases have different KH at same temperature. Higher KH at given pressure means higher solubility of gas and liquid. Value of KH increases with increase in temperature and KH is a function of nature of gas. Partial pressure of gas in vapor pressure is proportional to mole fraction of gas in the solution. बताओ भाई, AP का आंसर है B, AK का आंसर है B, AC का C, IIT B, हर्षित का आंसर है B, वेंकट का आंसर है A,
प्रणव का आंसर है बी, एमके का आंसर है बी, जवाहर बी, अंजलि बी, नवनीत का भी आंसर है भाई बी, सोलोमन का बी, प्रगति का बी, श्रेयस का ए, वर्षा ए, शिवानी का बी, ए पक्का, सृष्टि का बी, प्रांशु का बी, अंश का बी। तो सुन लो भाई, इसका सही आंसर है ये, के एच टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है। ऐसे देखो ना, के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, पी अपॉन के एच। तो अगर मैं के एच बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी एक्स तो कम होगा ना। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये तो सरल था सवाल यार, एनसीईआरटी से उठा के दिया था ये सवाल। पढ़ लिया करो भाई, एनसीईआरटी अपने काम की है। हर सवाल बहुत कठिन नहीं आ रहे हैं, सवाल बहुत सरल ही आ रहे हैं, और हर सवाल 2 लाइनों में हो रहा है यार। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ फास्ट। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू and it is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is, करो। अरे ऐसे धोखा थोड़ी खा सकते हैं यार, पेपर इजी था, ये तो 2016 का है। अरे भाई जो पेपर देता है ना तब उसको पता लगता है इजी था या डिफिकल्ट था। पेपर सारे इजी होते हैं, हर इंसान को लगता है उसके साथ ही थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आया है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन चलो ये करके बताओ क्या आंसर आया भाई। बी, जीके का आंसर आ गया भैया बी, आंसर भी निकाल दिया जीके ने। बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी पेन चलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एमएच का बी, एमवी का बी, बी 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 इज द राइट आंसर। तो ये क्या है, ये आरएलवीपी का सवाल हो गया, आरएलवीपी का सवाल हो गया ना ये। खटैक से लिखो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। खत्म, यही है। चलो भाई, पी नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 760, क्योंकि 180 एम है, ये 760 है। अगर ग्लूकोज दिया हुआ है तो आई कितना है 1, एन सॉल्यूट कितना है 18 अपॉन 180, ये कितना हो गया 18 अपॉन 180, ये कितना हो गया 178.2 अपॉन 18, ये आ जाएगा आपके पास 9.9। स्किप क्यों किया यार, ये कटैक से पी की वैल्यू आएगी 752.4। मजाक का सवाल है यार, ये कैलकुलेशन तो करोगे ना, इतनी तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे। और कितनी सरल कैलकुलेशन है यार, वो भी तो देख लो जरा। 9.9 प्लस 0.1 कितना होता है 10। क्या यार, चलो ये सवाल करो। P naught acetone is equal to 185 torr at 20 डिग्री सेल्सियस when 1.2 ग्राम 760 1 atm के बराबर होगा ना प्योर पानी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, ले भाई ले, इसको और सिंपल रख ले, एट 373 केल्विन। अब ठीक है, चल अब कर।
अब जेई में आया तो 373 केल्विन लिखा हुआ नहीं आया था, आइडियली लिखा हुआ होना चाहिए। पी नॉट एसीटोन is equal to 185 torr at 20 degree Celsius when 1.2 gram अरे यूनिट्स ही तो लिखी सारी मेरे भाई, अभी इसमें देख लेना यूनिट। चल आंसर दो इसका, पता लग जाएगा, अभी वेंट ऑफ वाले भी आएंगे। जीके ने आंसर एग्जैक्ट लिख दिया है। सी, एमके का सी, एसएच का बी। तो देखो एक तो है ना, एक आइडिया बता रहा हूं, ये सवाल है, बताओ केमिस्ट्री का और कौन सा चैप्टर है जिससे सवाल हो सकता है? ना इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, आयोनिक नहीं हो सकता है, ना ऑर्गेनिक में कोई सवाल है। सॉल्यूशंस के सवाल आते ना, हिंट होता है चिल्ला चिल्ला का कि मैं सॉल्यूशन का सवाल हूँ, तो 4 फॉर्मूले तो हैं, वो लिख के बैठ जाओ ना। पी नॉट दिया हुआ है और पूछ रहे हैं मोलर मास, और आपको दिया हुआ है फिर से वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है इस चैप्टर के अलावा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है RLVP। तो आप लिखोगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। यही करोगे। आई की वैल्यू क्या है आपको दिया हुआ है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, कुछ और दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसको आप 1 ले लो। प्योर का कितना है 185, ये कितना है 185, मिलाने के बाद कितना हो गया 183। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए आपके पास 1.2 ग्राम्स है अपॉन एम, ये क्या हो जाएगा 1.2 अपॉन एम। एन सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है एसीटोन, एसीटोन कितना होता है आपके पास 58। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी एम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 64। कर लोगे क्या? तो क्या फॉर्मूला कोई बहुत खतरनाक पूछ रहा हूँ क्या मैं? एक ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सारी वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू प्लग इन करनी है। ये क्वेश्चन करके बताओ। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया and 1.8 gram of glucose in 100 ml of water at this, the osmotic pressure of the solution is, चलो करो। करो भाई करो, आंसर लिखो अपना। हाँ भाई आंसर जल्दी से, पेन चलाओ, थको मत अभी, 10 मिनट बाकी हैं अभी। पाई इज इक्वल टू CRTR। चल अब कर, बता दिया मैंने फॉर्मूला SG, अब तो कर। नमन का आंसर है बी। अरे भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्या बोलेगा सवाल में? पूरी केमिस्ट्री में और कोई फॉर्मूला ही नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो लगाना ही पड़ेगा ना सॉल्यूशन। नमन का आंसर आ गया बी। जीए का आंसर आ गया बी। शिवानी का आ गया बी। प्रगति का आ गया बी। आयुष्मान का बी। प्रणव का सी। सृष्टि का बी। विजय का बी। जवाहर का भी बी। अच्छा सबका बी आ रहा है, क्या हो रहा है भैया आज? वेंकट का बी। अरे यार, पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2।
कैन आई से पाई वन इज नथिंग बट सी आर टी. सी कितना है 0.6 अपॉन 60 इसके मोल्स अपॉन 100/1000 प्लस मैं आर टी कॉमन ले लूंगा. ये कितना हो जाएगा अपन के पास 1.8 अपॉन 180 इंटू आर 0.0821 इंटू टी. टी कितना दिया हुआ है आपको 300. जिन लोगों ने बी लिखा है ना भाई सब सॉरी लिखो. जिन लोगों ने भी बी लिखा है सब सॉरी लिखो. सी वाले बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ. इसके लिए 30 सेकेंड्स है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 सेकेंड. 30 सेकेंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. लास्ट 15 सेकेंड्स. आंसर चाहिए मुझे. सी. विष्णु का बी, एपी का सी. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. राइट आंसर इज सी. अरे यार डेल्टा टी बी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ बी. नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I1 इसको I2 मान लो इज इक्वल टू के बी. इसको मान लो KB1, इसको मान लो KB2. मोलालिटी सेम है. I1 I2 दोनों 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. तो डेल्टा टी बी और KB1 KB2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1:5. खत्म. जिन्होंने बी लिखा है गलती हो गई भाई उनसे. अब यार ये तो 30 सेकंड का था ना. ये क्वेश्चन करके बताओ. चलो. At room temperature, a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If vapor pressure of pure water is 35 mm of mercury, lowering of vapor pressure will be. करो. टेंथ क्वेश्चन. फास्ट. आंसर बताओ भाई क्या होगा. हाँ केपी मैंने बोल दिया, बोल दिया है, हो जाएगा. ठीक है. ये क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से बताओ. और क्या, एक ही तो चीज अप्लाई करनी है, जल्दी से करो. क्या आंसर आया इसका. प्रांशु का ए. सी आ गया जीके का. सी आएगा भाई. खत्म. सिंपल सवाल था. तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं यार, एक ही एक चीज पूछे जा रहे हैं वो. चलो ये करके बताओ. इसका आंसर दो 11th वाले का. हाँ हाँ उसका आंसर दे दिया सब लोगों ने. इसका आंसर दो मुझे. 11th वाले का आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो भाई. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज 4 Kelvin kilogram per mole. The depression in freezing point of the solvent is 0.03 for the solution K2SO4.
अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपको बताना डेल्टा टी एफ क्या होगा। अरे यार ये तो मतलब सी, प्रणव का बी, अमन का सी, जवाहर का भी सी। अच्छा, एसएम का बी, प्रगति का सी, विष्णु का बी, सी आ जाएगा बहुत आसानी से, है ना। सात्विक का बी आ गया, सृष्टि का बी, नमन का सी, बहुत लोगों का सी आ गया भाई, है ना। गलती कर दी ना भाई, सी गलत आंसर है। डेल्टा टी एफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम। आई की वैल्यू क्या होगी, K2SO4 लिया है आपने, ये क्या होगा, पूरा टूटेगा। तो अगर इसका 1 मोल 0 0 करता हूं तो फाइनली 0 2 1, तो इसका आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो गया 3। के एफ कितना हो गया इसका, के एफ हो गया आपके पास 0.0, के एफ हो गया 4, और ये आपको दिया हुआ है 0.03, 3 4 12, 36 हो गया ना, तो 0.36 आ गया ना भाई। सॉरी लिख दो जिन्होंने आई नहीं लिया है, जिन्होंने आई नहीं लिया उनका आंसर सी आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 कैसे होगा, 3 होगा भाई, ये गड़बड़ मत करो भाई, सॉरी लिखो फटाफट। चलो बाकी जिन लोगों ने सही किया, गुड जॉब गाइस। चलो ये करके बताओ। Osmotic pressure of dilute solution of ionic compound XY in water is 4 times that of 0.01 molar BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of all electrolytes, concentration of XY in solution is, चलो करो। श्रेयस यू आर वेलकम यार। चलिए ये वाला सवाल सही करके बता श्रेयस, जल्दी से। अरे इजी हाई करने के लिए मत आंसर दे इसका मुझे। एक एक का आंसर है ए। एसके का भी आंसर है ए, एनआर का आंसर है ए, जीके का आंसर है 0.06 मतलब डी, विष्णु का ए, ली का ए। अरे वाह यार, क्या ये बहुत डिफिकल्ट था क्या यार। हाँ, अगर BaCl2 है तो उसका आई नहीं निकालोगे, कैसे ए लिखते हो यार तुम लोग। हाँ, अभी मैं एक गलती बता रहा हूँ, बार बार वही गलती करते रहोगे, सॉरी बोलो। भाई क्या कर रहे हो। जिन लोगों ने भी यार यह आंसर नहीं निकाला यार, मतलब क्या कर रहे हो यार। आधे सवालों में तो तुम सवाल पढ़ते नहीं हो ढंग से यार, मेरे को ऐसा लगता है। ये होमवर्क है, ये आप हो जाएगा आपसे। चलो ये करके बताओ, ये करके बताओ, चलो 13th वाला करके बताओ भाई। अच्छा सही से दिखता नहीं है इसलिए सवाल गलत हो रहे हैं क्या, एक नहीं तो सही होते हैं ऐसा। भाई बात है ऐसी कि मैं मेहनत करता हूँ और लिखता हूँ। MU, you get the answer of this question. How difficult is it for you to understand this in English?
डी. ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू. ए. डी. So let's say benzoic acid dimerizes like this. So if t equal to 0, this is 1 0, this will be 1 minus alpha, this will be alpha by 2. So I is equal to 1 minus alpha by 2. Alpha is 0.8, so this is 1 minus 0.8 by 2, so I is 0.6. Simple. Now can I say that they dimerize 30 grams is given freezing point? So delta TF is equal to I into KF into M. ये freezing point दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, ये 0.6, ये 5. मोलालिटी क्या होगी आपके पास? आपको दिया हुआ है कि 30 W ग्राम्स आपको एसिड ने लिया, राइट? तो 30 W अपॉन 122, और ये आपको दिया हुआ है 30 ग्राम बेंजीन. MU, can you tell me that this is fine? So if we apply the maths properly, you will get W as 2.4. So now what is the task? All these chapters, क्योंकि SG ये questions में solve करना पड़ रहा है ना? तो expression बना के छोड़ रहा है, आलस करने की वजह से नहीं हो रहे हैं ये. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस और दिए हैं, ये दिख रहे हैं. पहले अभी तुम क्लास खत्म होने के बाद पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे सब लोग, ठीक है? चैप्टर रिवाइज करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद ये सारे आंसर्स निकालोगे, ठीक है? द थिंग इज कि क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अल्फा का दिया हुआ ना 80% डिसोसिएशन, MK दिया हुआ है ना 80% डिसोसिएशन, ये देख. हाई इजी. सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे 9 PM फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ बिफोर वी गो, the lecture today taught us 2 things. First, it is only based on 4 formulae. Second, it is not compulsory that if you know the answer you will be able to solve it. इस सारे क्वेश्चन में एक भी जगह पे ऐसा नहीं था कि आपका एक्सप्रेशन नहीं बन पा रहा है, सॉल्व करने में आलस आ रहा है, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि टिक ही करना है. क्यों? क्यों? आपने अगर एक्सप्रेशन लिख लिया है तो उसको शिद्दत से करो ना, मैथ्स भी उतनी ईमानदारी से करो. जल्दबाजी के अंदर आप अगर ये कह रहे हो कि यार आपको इनऑर्गेनिक की तरह ट्रीट करना है क्या केमिस्ट्री को, कि सिर्फ टिक ही करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा यार. सारे एक्सप्रेशन बन रहे हैं इसके अंदर, और फिर अगर आप आंसर गलत निकाल रहे हो तो आप मैथ्स की गलती कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सीरियसली. एंड इफ दैट इज योर एक्सक्यूज, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट एक्सक्यूज. So that's the reason I have given you 20 questions. 13 of them are done here. AK, बाकी लोगों को दिख नहीं रहे questions. और लैपटॉप पे देखो ना यार. यार मैं थोड़ा सा प्रो PDF इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि क्या होता है, वो जब जैसे ही छपे हुए सवाल आते हैं ना, तो लोग है ना, मतलब सॉल्यूशंस भी छपा हुआ ही चाहते हैं. जब तक पेन नहीं चलाता ना कोई इंसान, तब तक उसको फील नहीं आएगी. फाइनल डे पे क्या टाइप किए हुए मिलेंगे क्या सवाल? तुम्हें खुद को ही लिखना पड़ेगा ना. तो 2-3 चीजें क्लास में तुम रिवाइज करके आए, इसलिए तुम फॉर्मूला समझ पाए. राइटिंग में कोशिश कर सकता हूं यार, और क्या कर सकता हूं. फॉर्मूले के साथ साथ जो मैथ्स की गलतियां यार वो तो मत करो यार. अच्छा, काफी बार सवालों में आज आई मिस कर दिया लोगों ने, क्यों? तो अभी सारी गलतियां कर लो, ये फाइनल डे पे नहीं करनी है. ये चैप्टर गिफ्ट है, गिफ्ट. तुम लोगों ने आयोनिक कर लिया, ये क्या चीज है यार? सब यहां की बातें हैं. हमने मान लिया अगर फोड़ सकते हैं तो फोड़ लेंगे.
मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो हम तो ठान चुके हैं ना कि जेई क्लियर करना है। ठीक है, चलो प्रॉमिस करो, हमारा जो प्रॉमिस होता है जल्दी से। अगली क्लास के अंदर हम ये पूरा जो भी आज पढ़ा है वो रिवाइज करके आएंगे, इसकी डीपीपी करके आएंगे, इसके सवाल जो होमवर्क है वो करके आएंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके आएंगे। अरे एडवांस के टाइम एडवांस के भी करा दूंगा डी। आप कौन से आईआईटी के हो? आईआईटी बॉम्बे से हूं। तू लेट आता है क्या एसएस? स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं। हाउ टू गेट मोटिवेटेड एंड स्टडी लॉन्गर। भाई मोटिवेशन तो हमारे दिल के अंदर है यार। अभी तू मोटिवेशन क्या ढूंढ रहा है? तेरा सपना है, तू अपने लिए कर ये सब, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, चल यार सब लोग प्रॉमिस करो फटाफट। अरे तो आयोनिक भी तो बिल्कुल नहीं आता था, हो गया ना। इलेक्ट्रो भी बिल्कुल नहीं आता है, हो जाएगा भाई। मन से निकालो कि हो सकता है, तभी होएगा। अगर तुम ये मन से निकाल दोगे ना कि यार अरे तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो नहीं होएगा। मन में मानो कि यार करेंगे, फाइट तो मारते हैं। अभी जो चैप्टर छोड़ के जाओगे उसमें कोशिश ये करो कि मीडियम या इजी लेवल वाले सवाल तुमसे हो जाएं। डिफिकल्ट तो वैसे भी किसी से नहीं होने वाले। ठीक है विष्णु भाई, आशीर्वाद। चलो वेंकट भाई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस। I'll see you again in the next class. Bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.